मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टूडियो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये यूटेरिया का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाया गया था बीपीएससी 17वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स के लिए जुनून सीरीज के नाम से। दोस्तों, उसी का टेस्ट नंबर 10 में लाया हूँ। ठीक है, टेस्ट नंबर 10 में वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट से एंड इकोलॉजी से संबंधित जो एनसीईआरटी में प्रश्न दिए हुए हैं उससे हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें कुल 120 प्रश्न होगा दोस्तों, जो केवल और केवल ज्योग्राफी का होगा और 30 प्रश्न करंट अफेयर के होंगे। टोटल मिला के 150 प्रश्न होंगे। इसका एक पार्ट मैं आज करवाऊंगा और अगला पार्ट मैं कल करवाऊंगा। एक पार्ट यानी कि 1 से लेकर 75 तक का क्वेश्चन मैं आज करवा दूंगा और 75 के बाद 76 से लेकर 150 का क्वेश्चन कल। 2 वीडियो आएगी। इससे पहले का 9 टेस्ट मैं अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, 1 से लेकर 9 तक के, और सभी में 2-2 वीडियो में बनाया हूँ। यदि आप लोग नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर जाकर के आप विजिट करें। और मुझे विश्वास है यदि आप देखेंगे तो आपको पूरी कंप्लीट वीडियो उपलब्ध होंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, पीछे के टेस्ट में आपको आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और पॉलिटी से संबंधित से जो भी प्रश्न थे सारे करवा दिए हैं दोस्तों। अब हम लोग आए ज्योग्राफी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और यदि आप लोग को दोस्तों अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप नए हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो और भी बनाकर उपलब्ध करवा सकूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें दिया हुआ ब्रह्मांड का जन्म लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुआ है। क्या यह कथन सत्य है? तो बिल्कुल कथन सत्य है। ठीक है, और एडविन हबल यह साबित करने वाले पहले व्यक्ति थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो यह भी कथन सही है। हबल ने यह कहा था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो एक को दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में कहा गया है दुग्ध मेखला एवं एंड्रोमिडा किस प्रकार के आकाशगंगा के उदाहरण है? दुग्ध मेखला एवं एंड्रोमिडा है तो सर्पिलाकार आकाशगंगा के उदाहरण है। किसका? सर्पिलाकार आकाशगंगा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, दुग्ध मेखला और एंड्रोमिडा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कथन कारण है, दोनों कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन सत्य है यह चुनना है। यदि कोई सितारा श्वेत वामन का रूप धारण कर ले तो इसकी ऊर्जा अधिक हो जाती है और एवं यह चमकीला दिखाई पड़ता है। क्या कथन सही है? तो नहीं, यह कथन गलत है। छोटे आकार के श्वेत वामन तारे का घनत्व कम कम और बड़े आकार के श्वेत वामन का घनत्व ज्यादा होता है। तो यह भी कथन गलत है दोस्तों। तो दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, यदि कोई सितारा श्वेत वामन का रूप धारण कर लेता है तो इसकी ऊर्जा उष्मा क्या होता है? समाप्त हो जाती है, न कि बढ़ती है। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न में दिया गया है। 4 नंबर प्रश्न में है कि परिकल्पना एवं सिद्धांत का नाम बताइए। एक है गैसीय परिकल्पना। गैसीय परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया था? तो गैसीय परिकल्पना का सिद्धांत सही युग्म का चयन करना है हमको। कौन सा युग्म सही है? देखिए, तो गैसीय परिकल्पना है जो किसने दिया था? तो गैसीय परिकल्पना आपको इमैनुअल कांट ने दिया था। इमैनुअल कांट ने गैसीय परिकल्पना दिया, तो ये गलत हो गया। नेबुलर परिकल्पना पियरे साइमन लैप्लास ने क्या दिया था? पियरे साइमन लैप्लास ने दिया था क्या? नेबुलर परिकल्पना। तो ये भी कथन गलत है। महानोवा परिकल्पना एब हॉयल ने दिया था। महानोवा परिकल्पना किसने दिया था? एफ हॉयल ने। तो ये सही है। सही युग्म को चयन करें तो केवल 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में 4 नंबर प्रश्न की किरीट यानी किरीट एवं कोरोना के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो इसमें दिया गया है यह सूर्य के वायुमंडल की तीसरी परत है के रूप में जाना जाता है। सूर्य के वायुमंडल की तीसरी परत के रूप। तो सूर्य की परिकल्पना की बात है। तो इसमें दिया गया है दोस्तों कि यह सूर्य के वायुमंडल की तीसरी परत के रूप में जाना जाता है। कोरोना को सूर्य की वायुमंडल की तीसरी परत के रूप में जाना जाता है। क्या कथन सही है? तो नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत है। ये कथन कह रहा है किरीट या कोरोना के संबंध में कथनों पर विचार करें। ठीक है,
कह रहा है यह सूर्य के वायुमंडल की तीसरी परत के रूप में जाना जाता है, ये कथन सही है, ठीक है। और यह केवल पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है, ये गलत है। और यह केवल अत्यधिक पराबैंगनी एवं एक्सरे उत्सर्जन का एक शक्तिशाली स्रोत है, तो ये भी कथन सही है। एक और 3 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर होगा। 1 और 3 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है, इसमें दिया गया है कि ग्रह और उपनाम एवं अन्य नाम। बुध बुध ग्रह को क्या कहते हैं, तो बुध ग्रह को कौन सा कथन सत्य है, कौन सा युग में गलत सुन लेते, सो हमसे पूछा गया है। तो देखिए, बुध को वाणिज्य एवं निपुणता का देवता कहते हैं, ये बिल्कुल कथन सत्य है। शनि को मृत्यु का देवता कहते हैं, ये गलत है दोस्तों। शनि को कृषि का देवता कहते हैं, ना कि मृत्यु का, तो ये कथन गलत है। यूरेनस यूरेनस को क्या कहते हैं, तो यूरेनस को कह रहा है कि सागर का देवता नहीं कहते यूरेनस को। यूरेनस को हम लोग क्या कहते हैं, तो यूरेनस को हम लोग स्वर्ग का देवता या हरा ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह स्वर्ग का देवता कहते हैं, तो ये भी गलत है। नेपच्यून को हम लोग क्या कहते हैं, सागर का देवता कहते हैं, सागर का देवता कौन है, नेपच्यून, तो ये भी कथन गलत है। तो हमसे कह रहा है कौन सा युग गलत है, तो 2, 3, 4 गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, 2, 3, 4 गलत है। और इसमें यदि हम देखें कि एक और ग्रह बना बचा शुक्र को सुंदरता की देवी कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, गलत युग में पहचान करना था। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न भी चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया ग्रहिका निम्न में से किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, तो ग्राहिका है जो किसके मध्य पाए जाते हैं, बृहस्पति एवं मंगल के मध्य पाए जाते हैं ग्रहिका, बृहस्पति एवं मंगल ग्रह के मध्य पाया जाता है ग्रहिका। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जितने भी ग्रहिका यानी कि ग्रह का जो एस्टेरॉइड होते हैं वो किसके किनके बीच पाया जाता है, तो बृहस्पति और मंगल के बीच पाया जाता है एस्टेरॉइड, ठीक है, किसके किसके बीच, बृहस्पति और मंगल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किन निम्न तथ्यों पर विचार करें, सूर्य के चारों ओर घूर्णन करने में पृथ्वी को 365.25 दिन लगते हैं, तो ये कथन कितना क्या है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। पृथ्वी को जो परिकल्पना रिवॉल्यूशन, और वो क्या कर रहा था, घूर्णन। तो देखो पृथ्वी है जो सूर्य का रिवॉल्यूशन करने में 365 दिन लगता है, क्या है, परिक्रमा करने में, ना कि घूर्णन करने में, तो यह कथन गलत है। ये घूर्णन कर रहा है तो यह कथन गलत है। यदि परिक्रमण कहता है, रिवॉल्यूशन कहता तो कथन सही आता 365.25 दिन, तो यह कथन गलत है। अगला है कि पृथ्वी की आकृति एक जियोइड के समान है या पूर्ण रूप से वृत्ताकार नहीं है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों, यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सत्य कथन को चुने, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। पृथ्वी घूर्णन जो करता है 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है पृथ्वी अपनी धुरी पर, ठीक है। और गोलाई है पृथ्वी की आकृति एक ज्वाइड के समान है, यह पूर्ण रूप से वृत्ताकार नहीं है, तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न एक छोटा सा प्रश्न है कि अंतरिक्ष, इसमें दिया गया 9 नंबर प्रश्न में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन हुआ था, इसरो का, ठीक है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक है या जनक माने जाते हैं, कौन, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 15 अगस्त 1969, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में है 11 नंबर प्रश्न में 10 नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों। प्राथमिक लहरों के कण प्रसारण की दिशा में कंपन करते हैं, प्राथमिक लहरों के कण, तो हमसे पूछा कितने कथन इसमें असत्य है, ठीक है। तो प्राथमिक लहरों के कण प्रसारण की दिशा में कंपन करते हैं, बिल्कुल सही है, ये कथन सत्य है। प्राथमिक लहरों की तुलना ध्वनि लहरों से की जाती है, तो ये भी कथन सत्य है। और प्राथमिक तरंगों की अनुप्रस्थ लहरें भी कहते हैं, तो ये गलत है। तो हमसे पूछा कौन सा कथन गलत है, केवल एक कथन गलत है, कितने केवल एक कथन गलत है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है ये सिलिकेट चट्टान है जो ज्वालामुखी द्वारा निकाले गए लावा के जलीय गुफाओं में एकत्रित हो ठंडा होने से बनती है। यह विशेषता किस प्रकार की चट्टान की है, यह विशेषता है जो किस प्रकार की चट्टान की है, जियोलाइट प्रकार की चट्टान की है ये। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कह रहा है ये सिलिकेट चट्टानें हैं जो ज्वालामुखी द्वारा निकाले गए लावा के जलीय गुफाओं के में एकत्रित हो ठंडा होने से बनती है, इसे जियोलाइट प्रकार की चट्टानें हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 12।
इसमें दिया गया 12 नंबर प्रश्न में इनमें जीवाश्म नहीं होते हैं। किसमें जीवाश्म नहीं होते हैं? यदि इसमें से देखें दोस्तों, इसमें जीवाश्म इसमें निम्नलिखित विशेषता, तो इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। तो ये किसके बारे में विशेषता दी गई, कौन से चट्टान के बारे में विशेषता दी गई है? ठीक है। और इसमें सिलिकेट खनिज होते हैं। कौन सी चट्टान के बारे में कहा गया? यह रवेदार होती है और इसमें क्रिस्टलीय होते हैं। ठीक, इनका अपक्षय प्रायः भौतिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। और 5 में है लोहा, मैग्नीज, जस्ता जैसे खनिज पाए जाते हैं। तो ये किस प्रकार की चट्टान के बारे में कहा जाता है? तो ये अग्नि प्रकार की चट्टानों में के बारे में कहा गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, अग्नि प्रकार की चट्टानों में। 13 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। कुछ स्थलाकृति दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है बरखान। बरखान के स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? देखिए, बरखान प्रकार के जो स्थलाकृति होते हैं वो क्या कहते हैं? तो बरखान प्रकार की स्थलाकृति को हम लोग एक चपाकार टिब्बा कहा जाता है, उसे बरखान प्रकार का स्थलाकृति कहलाता है। अर्घ प्रकार की स्थलाकृति कैसे होती है? तो अर्घ प्रकार का स्थलाकृति होती है जो अर्घ प्रकार की स्थलाकृति होती है जो क्या होती है? वो जो होती है आपको मरुस्थल का एक समतल चौड़ा क्षेत्र जो चादर से ढका होता है। ठीक है, समतल चौड़ा क्षेत्र जो चादर से ढका होता है मरुस्थल का कहा जा रहा है। और सिंह प्रकार के जो ज्वालामुखी होती है वो होता है क्या? वो इसे प्लाया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिंह प्रकार के प्लाया भी कहा जाता है। और गड्ढे जहाँ पानी का जमाव स्थल दिखाई नहीं देता है तो वो हो गया प्लाया प्रकार की, तो वो हो गया सिंह प्रकार की। ठीक है। और वाटर्ग वातगर्त प्रकार के स्थलाकृति को कौन सा होता है? तो बलुआ क्षेत्र में एक गति को विशेष मरुस्थलों में टिब्बा के मध्य पाया जाता है, उसे वातगर्त मरुस्थल कहते हैं। तो इस प्रकार मैच करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा मेरा? एस क्यू पी आर। एस क्यू पी आर किसमें है हम लोग देखेंगे। इसमें एस क्यू पी आर, एस क्यू पी आर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है कि जब हिमोडीय अवसादी मलबा ग्लेशियर के तल पर जम जाता है तो कहा जाता है। हिमोडीय अवसादी मलबा जब ग्लेशियर तल पर जम जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? अवसादी मलबा ग्लेशियर के तल पर जम जाता है तो उसे कौन सी कहा जाता है? कौन सी स्थलीय कहा जाता है? उसे स्थलीय हिमोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, उसे स्थलीय हिमोड। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया 15 नंबर प्रश्न की ओर। फाइलाइट, निस, सिस्ट एवं स्लेट प्रकार है। फाइलाइट, निस्ट, सिस्ट एवं स्लेट किस प्रकार है? उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है इसमें? सॉरी, ये क्या है? फाइलाइट, निस, सिस्ट, ये सभी है जो कायांतरित चट्टान है। फाइलाइट, निस, सिस्ट ये सब क्या है? कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, कायांतरित चट्टान। ठीक है दोस्तों, कायांतरित चट्टान कहते किसके हैं? तो देखिए, यदि परतदार अग्नि अथवा कायांतरित चट्टान पर अधिक भार या तापमान बढ़ने के कारण उनका रूपांतरण हो जाए तो ऐसी चट्टान को कायांतरित चट्टान कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कुछ कथन दिए हुए हैं, इस पर विचार करने के लिए हम लोग दिया गया है। चलिए देखते हैं, विचार करते हैं। सागर नितल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम हैरी हेस ने 1960 में की थी। ये कथन सही है। तो हैरी हेस ने ये 1960 में की थी, बिल्कुल कथन सत्य है। ठीक है। और प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत 1967 में डब्ल्यू जे मॉर्गन ने प्रस्तुत किया था। यह भी कथन सत्य है। अल्फ्रेड वेगर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अल्फ्रेड वेगर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है दोस्तों। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो सारा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं इस कथन को। तो इसमें दिया गया है क्या कि पैंजिया के चारों ओर विशाल सागर को पैंथालासा कहा गया है। तो पैंजिया के चारों ओर विशाल सागर को क्या कहते हैं? पैंथालासा कहा जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। पैंजिया के चारों ओर
महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से ये लिया गया है। ठीक है, इसके बारे में और विस्तार से हम बता सकते हैं दोस्तों, लेकिन हमें इतना नहीं है। देखिए, ठीक है, तो चारों ओर को क्या कहते हैं? पैंथालासा। सही है। पैंजिया के उत्तरी भाग लॉरेंसिया एवं उत्तरी अमेरिकी, यूरोप, एशिया एवं अटलांटिक शामिल है, अंटार्कटिक शामिल है। तो यह भी कथन गलत है। ऑप्शन नंबर केवल और केवल क्या होगा? ए हमारा सही आंसर है। कथन केवल एक सही है। ठीक है, कथन केवल एक सही है। देखिए, पंजिया के उत्तरी भाग में जो स्थित है, उत्तरी भाग में, वो लॉरेंसिया नहीं है। पंजिया के उत्तरी भाग में उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी भाग में लॉरेंसिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया है। और तथा दक्षिण भाग में जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है, उस दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा अंटार्कटिक है। तो ये इसके कारण ये गलत हो गया। तो ऑप्शन केवल केवल और केवल ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया 17 नंबर हो गया। 18 की ओर चलते हैं। विषम को चुनना है, तो इसमें दिया गया क्या? तो 18 में है कि इसमें अंटार्कटिक प्लेट, न्यू हैमरसाइड प्लेट, अरेबियन प्लेट और केरोना प्लेट। देखिए, अंटार्कटिक प्लेट है, इसमें से भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। देखिए, न्यू हैमरसाइड प्लेट्स, अरेबियन प्लेट्स, कैरोलिना प्लेट्स, ये सभी प्लेट छोटे आकार की हैं, जबकि अंटार्कटिक प्लेट बड़ी प्लेट के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है? 19 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया है किसी स्थान पर सबसे ऊंचे तथा सबसे निचले स्थान के अंतर क्या कहते हैं? सबसे ऊंचे एवं सबसे नीचे स्थान के अंतर को रिलीफ कहते हैं। रिलीफ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्या कहते हैं? रिलीफ किसी स्थान पर सबसे ऊंचे तथा सबसे निचले स्थान के अंतर को भू आकृति अथवा रिलीफ कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बेसिन किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसे निचले भाग जिसके चारों ओर ऊंचाई हो तथा उन ऊंचाइयों से पानी का बहाव बेसिन की ओर होता हो, उसे बेसिन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जिसमें दिया गया है 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 में दिया गया है ज्वालामुखी और एक तरफ प्राकृति है। ठीक है, तो कौन सा है? क्या है? अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। तो अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है जो जागृति ज्वालामुखी है। तो बिल्कुल सही है। अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी क्या है? जागृति ज्वालामुखी है, ये सही है। ठीक है, किलिमंजारो ज्वालामुखी, तो किलिमंजारो ज्वालामुखी है जो आपको, किलिमंजारो जागृति ज्वालामुखी है, गया था किलिमंजारो, किलिमंजारो है जो क्या है? तो जागृति ज्वालामुखी है। क्या है? कथन सत्य है कि गलत कथन है। और कोहे सुलेमान शांत ज्वालामुखी है। कोहे सुलेमान शांत ज्वालामुखी है, ये कथन सत्य है। कोहे सुलेमान शांत ज्वालामुखी है, तो 1 और 3 अभी सत्य हुआ है। अब कह रहा है विसुवियस प्रस्तुति है, विसुवियस है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, तो ये भी कथन सही है। तो इस प्रकार यदि हम मैच करें तो कौन सा आंसर हो जाएगा? मैच करेंगे दोस्तों तो कौन सा आंसर आएगा? तो आंसर में होगा 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है या 4 से 8 के बीच की ज्वालामुखी विस्फोटक सूचकांक के साथ अत्यधिक विध्वंस होते हैं। ठीक है, विस्फोटक के साथ क्या है? अत्यधिक विध्वंस होते हैं, ये कथन दिया हुआ है। ठीक, चलिए हम इसको देखें। तो इसमें दिया गया है कि दूसरा कथन है, इसमें कौन सा कथन सही है? इन ज्वालामुखियों के विस्फोट स्तंभ उसके बाद इन ज्वालामुखियों के विस्फोट स्तंभ समताप मंडल में प्रवेश करता है। कौन सा ज्वालामुखी की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है, इसे हमें सर्च करना है। बस ठीक है, इस प्रकार के विस्फोट को विशिष्ट विशेषताएं एयरफॉल, छावा, बेड और राख प्रवाह है। कभी कभी इसमें एग्रीम बाइंड तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? किस ज्वालामुखी के बारे में कहा गया है? चारों पॉइंट्स तो ये है जो प्लीनियस
ज्वाला उद्गार के बारे में कहा गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है निम्न कथनों पर विचार करें। भूकंप द्वारा हुई क्षति को माप रिएक्टर स्केल द्वारा किया जाता है। तो भूकंप द्वारा हुई क्षति को माप किसके द्वारा करते हैं दोस्तों? कह रिएक्टर स्केल के द्वारा। तो बिल्कुल कहते हैं रिएक्टर पैमाने पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना से 10 गुना अधिक तीव्र रखी जाती है। तो ये भी कथन सही है, ये कथन सही है। केवल केवल 2 कथन सही है, ऑप्शन नंबर ये केवल 2 सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में निम्न विशेषता किस प्रकार की ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो ज्वालामुखी का उदाहरण है, फिर से एक विशेषता वाला दिया गया है दोस्तों। कौन से ज्वालामुखी के बारे में दिया गया है? आकार कोमल, आर्क या शिल्ड, कई बार से लावा प्रवाह से बनी उथली ढलानों के साथ कम आकार। ठीक है, 2 में मैग्मा की सिलिका सामग्री निम्न और श्यानता निम्न, गैस सामग्री निम्न। उदाहरण मौना लोआ और हवाई अड्डा। तो ये तो कहाँ के बारे में कहा जा रहा है? कौन से ज्वालामुखी के बारे में कहा गया है? तो यह जो है कवच ज्वालामुखी के बारे में कहा गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 24 नंबर प्रश्न असत्य कथन है, तो चयन करना है। निम्न कथनों पर विचार करें। भूपटल तथा मेंटल को अलग करने वाली सीमा को गुटेनबर्ग संबंधता कहते हैं। तो अलग करने वाली सीमा को कहते हैं गुटेनबर्ग संबंधता। ठीक है, गुटेनबर्ग संबंधता कहा जाता है। तो इसे देखें तो गुटेनबर्ग संबंधता ये बिल्कुल सही है। ठीक, और मेंटल तथा कोर को अलग करने वाली सीमा को मोह संबंधता कहते हैं। तो ये भी कथन सही है। भूपटल और मेंटल को अलग करता उसे गुटेनबर्ग कहते हैं, मेंटल और कोर को अलग करता उसे मोह कहते हैं। तो कौन सी सही आंसर होगा? 1 और 2। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया 25 नंबर प्रश्न में 25 में दिया गया है इसमें निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के अपक्षय के प्रकार हैं? तो ये जो अपक्षय के प्रकार हैं वो आपको किस प्रकार की है? तो क्रिस्टलीयकरण, जलयोजन, अपदलन और तुषार कारक। तो किस प्रकार के हो जाएंगे? ये हो जाएगा अपदलन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, अपदलन। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, देखिए फिर से इसको देखते हैं। निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के अपक्षय कारण है? तो यह क्रिया प्रायः रवेदार चट्टानों में अधिक होती है। ठीक है, यह मुख्य रूप से मरुस्थल तथा अर्ध मरुस्थल क्षेत्रों में अधिक होती है। और तीसरा है, इस प्रक्रिया में चट्टान अपने स्थान पर कमजोर पड़ जाती है। तो इसमें कौन सी कथन के बारे में कहा गया है? कौन सी चट्टानों के बारे में कहा गया है? तो ये कौन सी चट्टान के बारे में? तो क्रिस्टलीय, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। आपदल प्रकार की चट्टानों के बारे में कहा था, आप दलन प्रकार की चट्टानों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में क्या दिया गया है? 26 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक कथन दिए हुए हैं, ऑक्सीकरण विशेष रूप से उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेशों में होता है। तो ऑक्सीकरण उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेशों में होता है। क्या ये कथन सही है? तो केवल ये कथन बिल्कुल सही है। और कार्बनीकरण प्रक्रिया विशेष रूप से कास्टर अथवा चूने के क्षेत्रों में होता है। तो ये भी कथन सत्य है। तो इस प्रकार दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में है ये 27 नंबर में विषम कोजों ने फर्न, कोल या काठी, क्रे एवं टेल और गार्च। तो इसमें से क्या सही होगा? कौन सी इसमें से अलग है? तो इसमें गार्च एक अलग है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर पर प्रश्न क्या है? निम्न पर विचार करना है। ठीक है, 28 में इसमें दिया गया 2 घाटियों के हिम विभाजक को बरगस रुंड कहते हैं। ठीक है, और ऊंचे अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटी के बियोड कहते हैं, बियोड। तो और पिंड ग्लेशियर नेपाल हिमालय पर्वत श्रेणी में 3353 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसमें से कह रहा है कितने कथन सत्य है? तो इसमें यदि हम देखें तो कितने कथन सत्य है? तो इसमें केवल एक कथन सत्य है, बाकी सारा कथन केवल एक कथन सत्य है, बाकी सारा कथन गलत है। एक और कौन सा कथन? तो ऑप्शन नंबर 2, कथन नंबर 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, केवल एक कथन और 1 और 3 गलत है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विस्तृत हिमनदों के बीच ऊंचे उठे चट्टानी
टीले जो चारों ओर से हिम से घिरे होने हो उसे टॉर्न कहते हैं। चारों ओर हिम से घिरे उसे क्या कहते हैं? टॉर्न कहा जाता है। कौन सा कथन इसमें सत्य है, असत्य है, इसके बारे में क्या क्या देखते हैं हम लोग आगे। और इसमें है हिमनदों के क्षेत्र में कुछ ऐसी हिम अपर्दित भू आकृति विकसित होती है जो दूर से देखने पर ऐसी लगती है जैसे कि किसी खेत में जैसे किसी खेत में भेड़ों को रेखाखंड रेवड़ बैठा बैठा हो उसे राशि मुताने कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? रॉस मुताने कहा जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान देखें तो इसमें से कितने से कथन सत्य है, कितने से कथन असत्य है? 28 का। 29 में प्रश्न दिया है कितने कौन से कथन असत्य है, कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो केवल और केवल कौन सा कथन है? तो एक, केवल और केवल एक कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न की ओर, 29 30 की ओर। तो क्या होगा आंसर? आंसर यदि हम देंगे तो इसका आंसर होगा लोयस। विषम को है छत्रकशिला, यार डांग, ड्राइंग काउंटर, लोयस। तो लोयस क्या हो गया? मिट्टी का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट जाते हैं दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न में कास्टर भू आकृति क्षेत्र आकृति हेतु अनुकूल परिस्थितियों में शामिल है। तो कास्टर भू आकृति हेतु अनुकूल परिस्थितियों में शामिल है क्या? 31 नंबर प्रश्न में देखिए, धरातल के समीप चूने की चट्टाने की मोटी परत, धरातल के समीप चूने की चट्टाने की मोटी परत। तो इसे देखें तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, हमको अनुकूल परिस्थितियों के बारे में दिया गया है। चूने की परतदार चट्टानों में जोड़ नहीं होने चाहिए, ये गलत है। और जलवायु शुष्क होनी चाहिए जिसमें मूल तो ये कथन गलत है। ठीक है, और चूने की परतों में नदियों की विस्तृत तथा गहरी घाटियां होनी चाहिए। तो विस्तृत और गहरी घाटी, तो ये कथन सही है। तो कौन सी कथन गलत है? 2 और 3 गलत है। तो हम पूछा कौन अनुकूल परिस्थिति की कौन हो जाएगा? तो अनुकूल परिस्थिति की 1 और 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है चलिए आइए इसमें देखते हैं हम लोग 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि युग में है सुनित करना है गुफा। गुफा किसे कहते हैं हम? तो देखिए गुफा जो होता है, गुफा होता है जो आपको चूने के पत्थर वाली परतों में पानी के द्वारा बने चैम्बर, तो गुफा कहलाता है। ये हो गया। पोलजे, पोलजे क्या है? तो पोलजे जो होता है ना, वो आपको पोलजे पोलजे होता है, क्या होता है पोलजे? तो कास्टर्ड प्रदेश में एक ऐसी गर्त रूपी घाटी जिसके किनारे किनारों तथा ढाल की तीव्रता तथा तलहटी चपटी और लगभग समतल होती है, वो पोलजे कहलाता है। पुनार, पुनार क्या है? तो पुनार जो होता है दोस्तों, पुनार पुनार आपको एक लंबवत छिद्र जो गुफा का सतह से जुड़ती है उसे पुनार होता है। और युवाला चूने के पत्थर चट्टानों से निरंतर घोलीकरण होती है। तो यदि हम इसमें देखें मैच करेंगे तो आर एस पी क्यू पी एस पी क्यू पी एस पी क्यू पी। तो इसमें से क्या आंसर होगा? एस पी क्यू पी किसका है? एस पी क्यू पी, एस आर क्यू पी ना, एस पी क्यू पी नहीं, एस आर क्यू पी। ठीक है, तो एस आर क्यू पी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 33 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न आकृति स्थलाकृति की विशेषता किस प्रकार की आकृति की होती है? ठीक है, 33 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित स्थलाकृति विशेषताओं को, ठीक है, कंदरा के फर्श पर निक्षेपात में मिट्टी जिसका रंग लाल होता है। कंदरा के फर्श पर निक्षेपात मिट्टी,
तो इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसमें ध्यान दें 33 नंबर प्रश्न में तो किसके बारे में कहा गया है, जो कहा गया 33 नंबर प्रश्न में, जो आपको टेरा रोजा के बारे में कहा गया है। टेरा रोजा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भूमिगत जल द्वारा निक्षेपित भू आकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यदि इसे हम देखें कि भूमिगत कंदराओं में जब जल रिसाव होता है तो छत में अवसाद के बारीक कण निक्षेप का रूप धारण कर लेता है, जिसको स्टेलेग्माइट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्टेलेग्माइट कहा जाता है। नहीं, गलत है। और दूसरा है, कास्टर क्षेत्र में यदि छत से रिसने वाली जल की मात्रा अधिक हो तो वह टपक कर कंदरा के फर्श पर गिरता है। इस प्रकार के फर्श पर निक्षेपात्मक स्तंभ को स्टेलेक्टाइट कहते हैं। तो ये भी कथन गलत है। तो दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। अब हो गया 35 नंबर प्रश्न में, निम्न आकृति की स्थलाकृति को सागरीय जल द्वारा अपरदित स्थलाकृति है। तो सागरीय जल द्वारा अपरदित स्थलाकृति मेहराब, तटीय क्लिफ, स्पीट और टोम्बोलो। तो इसको इसे हम लोग सजाएंगे। देखिए इसमें से कौन कौन सा हो जाएगा। तो इसमें यदि हम देखें तो स्टार कौन होगा, मेहराब, तटीय क्लिफ और मेहराब, तटीय क्लिफ और क्या है, स्टैक। मेहराब, तटीय क्लिफ और स्टैक ये सागरीय जल द्वारा अपरदित स्थलाकृति है। ये सब सागरीय जल द्वारा अपरदित स्थलाकृति है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 और 5। 1, 2, 5 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में है निक्षेपित भू आकृति। निक्षेपित 36 में भूमध्य सागर में एड्रियाटिक सागर का तट किस प्रकार के तट के उदाहरण हैं। तो भूमध्य सागर में एड्रियाटिक सागर तट किस प्रकार की है, तो ये जो डालमेशियन तट के नाम से आता है, इसे क्या कहते हैं, डालमेशियन तट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 36 से 37 नंबर प्रश्न जो देखें, 37 में दिया गया है दोस्तों कि यदि तट के सहारे दो रोधिकाओं का विस्तार इतना अधिक हो जाए कि दो शीर्ष स्थलों को या दो द्वीपों को जोड़ दे तो इस प्रकार बने स्थलाकृति को कहा जाता है। तो इस प्रकार बने स्थलाकृति को क्या कहते हैं, टोम्बोला कहा जाता है। टोम्बोला, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 38 में है कि मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटनाक्रम है। तो मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटनाक्रम कौन कौन सा है, तो देखिए मात्रा के अनुसार नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा आर्गन, और आर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नियॉन से ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में कहते हैं, नेक्स्ट है निम्न कथन पर विचार करें। विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 19 किलोमीटर जबकि 45 डिग्री अक्षांश पर इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो क्षोभ मंडल 19 किलोमीटर हो तो क्या क्या है कथन सही है, तो बिल्कुल कथन सकते हैं, ये बिल्कुल कथन सकते हैं। और क्षोभ मंडल में तापमान के ह्रास को निर्मल प्लेट्स रेट कहते हैं। तो ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो दोनों कथन सत्य, ऑप्शन में सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न दिया गया है, ठीक है, ओजोन गैस किस वायुमंडलीय परत या मंडल में पाया जाता है। ओजोन गैस है जो किस वायुमंडलीय परत में पाया जाता है, ओजोन गैस। तो ओजोन गैस जो दिया गया है वो आपको समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट कर देते हैं दोस्तों, 41 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया निम्नलिखित कौन सा वायुमंडलीय परत विषम मंडल का भाग है। तो विषम मंडल का भाग कौन सा वायुमंडलीय परत है, तो इसमें आयन मंडल क्या है, तो इसमें विषम मंडल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में 42 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, सौर तापमान की जो मात्रा वायुमंडल की बाह्य सीमा पर पहुंचती है उसे सूर्य ताप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सूर्य ताप कहते हैं। ये कथन बिल्कुल गलत है। और वातावरण में तापमान का वितरण एक समान होता है, तो ये भी कथन गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट तो हमसे कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी असत्य है। नेक्स्ट सकते हैं दोस्तों,
43 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें दिया गया है कथन पर विचार करना है, ठीक है। विषुवत रेखा में ध्रुव की ओर जाते हुए संध्या की लाली तथा भोर की लाली का समय घटता है जाता है। संध्या की लाली तथा भोर की लाली का समय घटता जाता है। तो ये कथन क्या है? ये कथन बिल्कुल तो भोर की लाली के समय घटता जाता है, इसके बारे में जो दिया गया है, क्या कथन सत्य है? तो नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा में नॉर्वेस्टर तथा ब्लिजर्ड हवा की प्राकृतिक ठंड है, तो ये भी कथन गलत है। तो हमसे पूछ रहा है कौन से कथन सत्य है, तो इनमें से ना तो एक है ना तो दो, सबका सब गलत है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें है, इसमें दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। विचार कीजिए। विषुवत रेखा के निकट सर्वाधिक तापमान दर्ज किया जाता है, तो विषुवत रेखा के निकट सबसे अधिक तापमान दर्ज किया जाता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, असत्य है दोस्तों। नहीं, विषुवत रेखा के पास नहीं किया जाता है। फिर आगे, जुलाई तथा दिसंबर के औसत तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। थर्ड में, सबसे अधिक दैनिक तापांतर उष्ण मरुस्थलीयों में पाया जाता है, तो देखिए ये कथन कह रहा सबसे अधिक दैनिक तापांतर उष्ण मरुस्थल, ये कथन बिल्कुल सत्य है। जुलाई तथा दिसंबर के औसत तापमान के अंतर को क्या कहते हैं? तापांतर कहते हैं, तो ये कथन गलत है। तो हमसे पूछा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो कौन कौन से कथन गलत है? एक और दो कथन गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है धरातलीय तापमान विलिमता हेतु आवश्यक भौतिक परिस्थिति का चयन करना है। आवश्यक भौतिक परिस्थिति का चयन करना है, तो इसमें क्या दिख रहा है कि सर्दी के मौसम की लंबी रातें होती हैं। सर्दी के मौसम में क्या होती है? लंबी रातें होती हैं, भौतिक स्थिति के रूप में बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद स्वच्छ आकाश में बादल ना हो, ठीक है। वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता कम होती है, ये भी है, ठीक है। और फिर कहा जा रहा है क्या कि वायुमंडलीय शांत हो या हल्की हवा चल रही हो, ये भी सही है। धरातल पर बर्फ जम हुई हो, तो ये भी। इस प्रकार सारा साइज सही से सजाया गया है। तो यदि हम देखें, इसमें कहा धरातलीय तापमान विलिमता हेतु आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति का चयन करें, तो ये सारा भौगोलिक स्थिति है जो विलिमता के लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, 46 नंबर प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया, किस अक्षांश या वायुमंडल दाब की पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है? देखिए, अश्व अक्षांश किस प्रकार की वायुमंडल को कहते हैं? तो इसमें देखिए, उष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय उच्च दाब, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आगे क्यों चलते हैं, आगे में दिया गया है 47 में क्या दिया गया है? 47 में है कि स्थलीय पवने, ठीक है, अवस्थित है। तो चिनुक क्या है? चिनुक कौन से कितने मिलान सही है? तो चिनुक एक रॉकी के पूर्वी ढलान पर चलने वाली है, तो ये बिल्कुल सही मिलान है। और मिस्ट्री फ्रांस की राइन घाटी में चलने वाली पवने है, तो मिस्ट्री, तो ये भी कथन बिल्कुल, ये कथन क्या है? फ्रांस की राइन घाटी में, तो ये कथन गलत है। और दो गलत है। इस प्रकार पैम्परो है जो दक्षिण अमेरिकी के पम्पास है, तो ये कथन सही है। तो 1 और 3 सही है। इस प्रकार केवल कितने कथन सही है? 2 कथन सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न पे 48 में कहा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है। क्या होती है? अनुकूल होती है। तो यह कथन गलत होता है, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल होती है, ठीक है। और 48 का दूसरा नंबर में क्या है कि शीत वाताग्र की गति गर्म वायु राशि की तुलना में अधिक होती है, तो ये कथन सही है। तो सत्य कथन कौन है? केवल 2 कथन है जो सत्य है, बाकी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 49 नंबर प्रश्न में। इसमें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को किस कुट अक्षर से दर्शाया जाता है? तो एएम से दर्शाया जाता है, एएम से दर्शाया जाता है। किससे? एएम से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो क्या होता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में मिलान करना इसमें दिया गया है 15वां प्रश्न में। कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो टेफू क्या है? एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात चीन में पड़ता है, नहीं, गलत है। और बेजियो है जो इंडोनेशिया में चलता है, ये भी गलत है। और हरिकेन कैरिबियन सागर में चलता है, तो ये कथन सही है। तो
हमसे पूछा है ये युग में सुमेलित है, तो केवल और केवल थर्ड नंबर युग में सुमेलित, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों, ये है 51 नंबर प्रश्न की ओर। 51 में कहा जा रहा है कि वायुमंडल की प्रति इकाई भार तथा उस इकाई में उपस्थित जलवाष्प के भार के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। क्या यह सत्य है? सापेक्षिक आर्द्रता की यही परिभाषा है? यदि हम इसे देखें दोस्तों तो ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल असत्य है। सापेक्षिक आर्द्रता को परिभाषा नहीं होती है वायुमंडल की। कहा गया है कि इसमें दिया गया है कि वायु की प्रति इकाई भार तथा उस इकाई के उपस्थित जलवाष्प के भार के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। नहीं, स्पेसिफिक आर्द्रता उसे नहीं कहते हैं, और किसे कहते हैं? तो सापेक्षिक आर्द्रता उसने किसी निश्चित तापमान पर वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा इसे सामान्यतः प्रति ग्राम क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। शीतल वायु में उतनी जलवाष्प की मात्रा नहीं होती है। तो ये क्या है? ये बिल्कुल कथन गलत है। और किसी निश्चित तापमान पर वायुमंडल की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को विशिष्ट आर्द्रता कहलाता है। तो ये भी कथन गलत है। दोनों कथन गलत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न में प्रति चक्रवात शब्दावली का उपयोग सबसे पहले किया था। तो प्रति चक्रवात शब्दावली का उपयोग सबसे पहले एफ गैल्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 53 नंबर प्रश्न में प्रति चक्रवात के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो प्रति चक्रवात है, तो क्या है प्रति चक्रवात? ये शीत प्रति चक्रवात के संबंध में कहा कि शीत प्रति चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवेश करते ही समाप्त हो जाती है। तो प्रवेश करते ही समाप्त हो जाती है, इसके बारे में कहा जा रहा है। कौन सा कथन सत्य है? तो ये बिल्कुल कथन सत्य है। फिर कहा जा रहा है ये बिल्कुल कथन सत्य है। फिर कहा जा रहा है कि गर्म प्रति चक्रवात उष्णकटिबंधीय उच्च दाब के क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, जहां हवाएं हैल्डली के सेल में ऊपर चढ़ती है। तो ये कथन गलत है। तो केवल एक कथन सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? केवल एक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया 54 नंबर प्रश्न में। 54 में है कि कथन में विचार करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसे कथन मिलेंगे। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प यदि ठंडे स्थल से के संपर्क में आने से जल में बदल जाए तो उसे बनी बूंदों को ओस कहते हैं। बिल्कुल सही है। जल धरातल के निकट की वायु यदि ठंडी हो जाए तब उस वायु में जल कणों के कारण वायुमंडल की पारदर्शिता प्रभावी हो जाती है, उसे कोहरा कहते हैं। ये भी कथन सही है। जब ठंडे धरातल के ऊपर गर्म और आर्द्र वायु होती है तो विकिरण कोहरा का निर्माण करती है। तो ये भी कथन सही है। तो यदि हम देखें ऊपर में से सभी कथन सही है। ऊपर का सबका सब कथन सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आगे की ओर क्या दिया हुआ है? आगे है यदि वर्षा की बूंदे धरातल पर पड़कर तीव्रता के साथ हिम का रूप धारण कर ले तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे राइम कहते हैं। राइम कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है लाइसीमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। तो लाइसीमीटर नामक यंत्र से वास्तविक वाष्पीकरण मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 57 नंबर प्रश्न में समूल्य रेखा क्या दर्शाता है? तो देखिए इसमें दिया गया है। इसमें है आइसोरेम्स क्या मापता है? आइसोरेम्स है जो किससे संबंधित है? क्यों कहा गया है आइसोरेम्स? तो देखिए आइसोरेम्स है जो समान तुषार को दिखाने वाली रेखा है। क्या कथन सही है? तो ये बिल्कुल कथन सत्य है। आइसोरेम्स समान तुषार को दिखाने वाली रेखा है। ठीक है। आइसोकेरन समवायु भार है। ये गलत है। आइसोकेरन समवायु भार नहीं होता है। समान बादलों को गरज तूफान को दिखाने वाली रेखा आइसोकेरन होता है। आइसोनोमाली तो समवर्षा को दर्शाने वाली रेखा नहीं। आइसोनोमाली समवायु भार है। और आइसोएलोबार समभार प्रकृति में समान वायु दाब के आंतरिक को दिखाता है। तो हमसे कहा कौन सा कथन युग्म गलत है? तो आपको 2 और 3 क्या है? गलत है। 2 और 3 गलत है, बाकी 1 और 4 सही है। तो हमसे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 2 और 3। 58वां प्रश्न में दिया गया है कि एलुसियन गर्त महासागर के बारे में दिया गया। दोस्तों एलुसियन गर्त कहाँ पाया गया? एलुसियन गर्त है जो आपको
उत्तर प्रशांत महासागर में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है। और कार्मा डे टोंगा गर्त दक्षिण प्रशांत महासागर में पाया जाता है, ये भी सही है। न्यू हेब्राइट्स गर्त दक्षिण प्रशांत महासागर में, ये भी सही है। तो सभी सभी कथन सत्य है, कोई भी कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, सभी युग में सही सुमिलित है। नेक्स्ट दोस्तों 59 नंबर प्रश्न में, इसमें दिया गया 59 में कि महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। औसत लवणता के बारे में कहा गया, तो बिल्कुल कथन सत्य है। सामान्य लवणता के सागर के अंतर्गत चीन सागर, पीला सागर तथा जावा सागर शामिल है, तो ये भी कथन सत्य है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में क्या है, निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें है हैंडल हेंसेन ने क्षैतिज लवणता दर्शाने के लिए 1916 में टीएस डायग्राम तैयार किया था। टीएस डायग्राम तैयार किया था, तो ये कथन गलत है। सागर के ऊपरी भाग में लगभग 1 किलोमीटर गहराई तक लवणता में वृद्धि होता जाता है, तो ये कथन क्या है? गलत है। मध्य अक्षांश में गहराई की ओर जाते समय लवणता में वृद्धि हो जाती है, तो ये कथन सत्य है दोस्तों। तो केवल कथन नंबर 3 सत्य है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 60 से 61 नंबर प्रश्न की ओर। 61 में विषम को चुने। एंटीलिस जलधारा, एंटीलिस जलधारा क्या है? तो एंटीलिस जलधारा है जो आपको विषम चुनना है, तो एंटीलिस जलधारा इसमें विषम नहीं है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा इसमें से विषम है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये सभी जलधारा, एंटीलिस जलधारा, लेब्राडोर जलधारा और केनारी जलधारा का संबंध उत्तरी अटलांटिक महासागर से है, जबकि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा दक्षिणी प्रशांत महासागर से है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, विषम था उसमें। नेक्स्ट में है 62 में, प्रवाल उत्पत्ति के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां है। प्रवाल उत्पत्ति के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां क्या क्या है? यदि इसमें देखें तो आवश्यक क्या क्या चाहिए? तो प्रवाल भित्तियां प्रायः 30 डिग्री उत्तर या 30 डिग्री दक्षिण में विकसित होती है, ये होना चाहिए। और प्रवाल उथले सागरों तथा महाद्वीपीय शेल्फ में विकसित होते हैं, ये भी सही है। और सागरीय तट प्रदूषण रहती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा प्रवाल के बारे में? तो 2, 3, 5, 4 और प्रवाल भित्तियां प्रायः 5 से 10 मीटर गहरे प्रकाशित जल में भली भांति विकसित होती है, तो 5 भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 5 इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में क्या है 63 निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है ये कहा गया है, विचार कीजिए। जब पानी में मुख्य रूप से नाइट्रेट और फास्फेट को रासायनिक पोषक तत्व की अधिकता होती है, उसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। क्या यह कथन सत्य है? तो उसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं, बिल्कुल कथन सत्य है। और दूसरा में यूट्रोफिकेशन ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है, ये कथन गलत है। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल 2 यानी बी कथन असत्य है। 64 में 64 नंबर में कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि अनक्लोज किस वर्ष लागू हुआ? तो यह किस वर्ष लागू हुआ था? वर्ष 1994 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसका राज्य है नोक्रेक। नोक्रेक कहाँ है? तो नोक्रेक मेघालय में, नोक्रेक है जो मेघालय में है, बिल्कुल सही है। और खामचेदगोंगा ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये गलत है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये सिक्किम में है। और पन्ना मध्य प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। कितने कथन सत्य है? तो कितने कथन सत्य है? 2 कथन सत्य है, केवल और केवल 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट जाते हैं दोस्तों 66 नंबर प्रश्न की ओर। 66 में दिया गया है इंसेप्टिसोल, बर्टिसोल और हिस्टोसोल, ये मिट्टी के कुछ प्रकार दिए गए हैं दोस्तों। इंसेप्टिसोल है जो आपको शीत तटबंधीय के आर्द्र क्षेत्रों की मृदा है, इंसेप्टिसोल। तो इस प्रकार इंसेप्टिसोल के बारे में कहा गया है। तो इंसेप्टिसोल शीत कटिबंधीय के आर्द्र क्षेत्रों की मृदा है, तो ये बिल्कुल सत्य है। शीत कटिबंधीय की आर्द्र मृदा है। ठीक है,
उसके बाद वर्टिसोल उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रदेश की मृदा मृदा, ये भी सही है। हिस्टिसोल आर्द्र स्थलों की स्थलीय मृदा है, ये भी सही है। सबका सबका सही सुनित है। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 66 से 67 की ओर। कहा गया है पैटिगोनिया पैंटिगोनिया गोबी और शीत मरुस्थल के उदाहरण है। देखिए गोबी और पैंटिगोनिया क्या शीत मरुस्थल का उदाहरण है? ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, भूमध्य सागरीय बायोम को और रोम सागरीय बायोम भी कहते हैं, तो ये भी कथन गलत है। दोनों का दोनों कथन गलत है, ना तो एक सत्य है और ना ही सॉरी दोनों का दोनों कथन सत्य है। पैंटिगोनिया और गोबी शीत मरुस्थल का उदाहरण सही है। भूमध्य सागरीय बायोम को रोम सागरीय बायोम भी कहते हैं, तो दोनों दोनों कथन सत्य है। कह कौन सा कथन असत्य है? तो ना तो एक असत्य है ना ही 2 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 68 में। निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के बायोम में को दर्शाता है? तो निम्न प्रकार के गुण है जो किस प्रकार के बायोम में दर्शाता है, यह दिया हुआ दक्षिण गोलार्ध में यह बायोम नहीं पाया जाता है। दक्षिण गोलार्ध में यह बायोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार के बायोम में कहा जाता है? वृक्षों का घनत्व कम तथा आकार शंकु हो जाता है। वृक्षों का घनत्व कम तथा आकार शंकु हो जाता है। कौन सा बायोम है? और यह यूरेशिया तथा कनाडा में फैला हुआ है। तो यह टैगा बायोम के बारे में कहा गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 69 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न को देखते हैं। जैविक विविधता शब्दावली का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जैविक विविधता शब्दावली का उपयोग है सबसे पहले किसने किया था? तो R.F. डिसमैन ने किया था। R.F. डिसमैन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोग इसी प्रकार भारतीय संविधान और भारतीय हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं दोस्तों। वहाँ पर पूरी हिस्ट्री और पूरी भारतीय संविधान चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर प्रश्न के रूप में करवा दिए गए हैं। आप लोग जाकर जरूर देखें दोस्तों। और भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है, चैप्टर वाइज है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में है। जरूर से जरूर आप लोग देखें और उसका लाभ उठाएं। और बीपीएससी के लिए तो वो रामबाण होगा दोस्तों, जरूर जाके देखें, आपको काफी लाभ पहुंचेगा उसको देखने के बाद। यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़े दोस्तों। जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे की ओर चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है कि महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाएं परिभाषित की जा सकती है। तो महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाएं परिभाषित करते हैं किससे? तो प्रादेशिक समुद्री से परे 200 समुद्री मील तक फैला क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं। पर्यावरण के कार्यों में निम्न में से क्या सम्मिलित है? तो पर्यावरण के कार्यों में निम्न में से क्या सम्मिलित है? यह नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधनों की पूर्ति करता है। तो बिल्कुल सही है। यह अवशेष को समाहित कर लेता है, ये भी सही है। यह सौंदर्य विषयक सेवाएं प्रदान करती है, तो ये भी सही है। तो ऊपर में सबका सब कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है 72 में पर्यावरण की धारण क्षमता का अर्थ है। पर्यावरण की धारण क्षमता का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, पर्यावरण की धारण क्षमता का अर्थ होता है क्या? पर्यावरण की धारण क्षमता का अर्थ होता है कि संसाधनों का निष्कर्षण इसके पुनर्जनन से अधिक नहीं और साथ ही उत्पन्न अवशेष का पर्यावरण की समावेशन की क्षमता के अंदर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 73 नंबर प्रश्न में चलते हैं। इसमें दिया गया है निम्न कथनों पर विचार करें। ओजोन अपक्षय का अर्थ है क्षोभ मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी। ओजोन अपक्षय का अर्थ होता है, तो यह कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि ओजोन फ्लोरोकार्बन से प्रभावित होता है, तो यह कथन सत्य है दोस्तों। ठीक है, ओजोन को समस्या को सुलझाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाना पड़ता है, तो यह भी कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है भारत में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि कितना उपलब्ध है? तो भारत में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि कितना उपलब्ध है? 0.06 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 75 नंबर प्रश्न की ओर और लास्ट प्रश्न है। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़े दोस्तों। जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1974 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, काफी मेहनत पड़ता है दोस्तों वीडियो को बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो ऑप्शन पर भी हमारा आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।